Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, friends, I'm sure that everybody is fine and enjoying the best of much thought. I am audible and it's okay. और आज हमारे पास जो second class we have some new members as well. Okay. So हम जो है वो Hessian composition के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying कि हम समझ सकें कि किस तरह से हमें पेशी के पेपर को अटेम्प्ट करना है और ऐसे को अटेम्प्ट करना है. हम जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश ऐसे या पेशी के पेपर की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे लिए सबसे पहले है बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास हमारी ग्रामर. ग्रामर हमारी हमें ऐसा टफ टाइम देती है कि डेफिनेटली जब तक वो ठीक नहीं होती है हम ना तो ठीक तरह से लिख सकते हैं और ना ही प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम जो है वो आज लेक्चर को बाकायदा आगाज करते हैं. हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ग्रामर जो होती है इसमें नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी चीज़ें शामिल तो होती हैं लेकिन इनका हमें इफेक्टिव यूज करना आना चाहिए. तो लास्ट में हम जो है वो बात कर रहे थे प्रोनाउन के. प्रोनाउन में हम जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है ये डिस्कस कर चुके थे और इसके अलावा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और हमारे पास जो है पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव इन तमाम चीज़ों को हम देख चुके हैं. आज हम इसी डिस्कशन से आगे बढ़ेंगे. आज हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पुट करूंगा, कुछ चीज़ें आपके सामने ये फाइल में है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. सो हम कोशिश करेंगे कि इनके नोट्स जो है वो हम साथ बनाते चलेंगे. तो जी रिफ्लेक्सिव, अच्छा नाम पे जरा गौर कीजिएगा. जब हमने रिफ्लेक्सिव कहा इसका मतलब है कि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. अब जब मैंने रिफ्लेक्ट बैक कहा तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वी यूज कौन तरीके से ना सेटिंग्स अपडेट करें इसके वीडियो किसी की स्टार्ट करना. अच्छा तो हमारे पास जब भी किसी सेंटेंस में हमारे पास वो रिफ्लेक्ट बैक करता है. अब हमें समझ में नहीं, एक एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा. आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल. अब हमने ये देखा कि यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, माई सेल्फ. आई हर्ट माई सेल्फ इसमें रिफर्स टू द सेम पर्सन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्ट बैक करता है सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस. इस सेंटेंस में हमने देखने की कोशिश की कि आई जो है वो सब्जेक्ट था, माई सेल्फ जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट रिफर बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ. क्या ये हमें यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर हमें यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो हम एक और एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं इसके साथ. मान लीजिए इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है और वो है शी ब्रश्ड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब यहाँ पे देखिएगा शी ब्रश्ड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, शी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हरसेल्फ. अब यहाँ पे शी ऑब्जेक्ट शी ब्रश्ड हरसेल्फ जो है वो हम देखते हैं कि हरसेल्फ जो है रिफर बैक कर रहा है सेम पर्सन की तरफ. ठीक है. सो इज इट क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो कि सेल्फ की तरफ रेफर करता है, जो उस पर्सन ने खुद से किया उसकी तरफ रेफर करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है. तो यहाँ तक हमें क्लियर है? क्लियर. अब मुझे अगर ये बताइए जब मैंने यहाँ पे लिखा वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सा वाला हमारे पास प्रोनाउन है जो कि सेल्फ की तरफ रेफर करता है. यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारे पास प्रोनाउन है जो कि सेल्फ की तरफ रेफर करता है? वेरी गुड, आवरसेल्व्स. आवरसेल्व्स. ओके जी, ग्रेट हो गया. अच्छा लेकिन
अक्सर औकात हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझने से कासिर होते हैं कि क्या फर्क होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर और क्या फर्क होता है जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन किस बला का नाम है, चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जिस चीज को समझ लिया है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलिए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अच्छा, बाकियों को भी डिस्टॉर्शन है, मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। इज देयर एनी डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन है, ओके। अच्छा जी, सभी को डिस्टॉर्शन है, किसी एक को भी क्लियर नहीं आ रही है, इट मींस क्योंकि डिस्टॉर्शन इज देयर। चलिए प्लीज बी विद मी। आप जरा बताइएगा मुझे कि अभी कोई डिस्टॉर्शन है या फाइन? इट इज फाइन ना? अच्छा, ये ना कुछ लोग अपना नाम प्लीज ये अपना रियल नेम यूज कर लीजिएगा। ये मानो कौन है, आई डोंट नो, प्लीज अगर आप अपना नाम सही यूज कर सकें। आईफोन, आई डोंट नो कि आपका नेम क्या है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कॉल यू विद योर नेम, ना ही मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकूंगा। तो प्लीज इसको जो है वो जरा देख लीजिएगा, अपना रियल नेम है। अच्छा, एम्फैटिक प्रोनाउन हमारे पास वो होता है जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि हम अपने किसी चीज के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। सो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। एम्फैटिक प्रोनाउन जो है जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर देना होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देखो। देखो, आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे द प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ को एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है, एम्फसाइज कर रहा है। सो रिफ्लेक्सिव में रिफर बैक करता है और इम्फेटिक में एम्फसाइज करता है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस है? रिफ्लेक्सिव में सेल्फ की तरफ रिफर बैक करता है, यहाँ पे एम्फसाइज करता है। जहाँ पे आपके पास ये माई सेल्फ वन सेल्फ जो है वो एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किसी चीज पे, वो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, शी बेक्ड द केक हर साल। अब यहाँ पे प्रोनाउन हर साल जो है एम्फसाइज कर रहा है, उसने जो है वो बेकिंग को खुद किया। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने खुद किया। अब ये जो है वो फर्क मैं इनके अंदर बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव जो है वो हमारे पास रिफर बैक करता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरफ, जबकि एम्फर जो हमारे पास एम्फेटिक है वो एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? क्या हमें ये क्लियर है कि क्या फर्क होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और क्या फर्क होता है हमारे पास जो है एम्फेटिक प्रोनाउन? इज इट क्लियर? अगर ये हमें क्लियर है, आप मुझे जरा कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे लेना चाहूंगा। अब मुझे बताइएगा कि ये हमारे पास क्या है जी। हमारे पास ये एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है, ये सिंपल रिफ्लेक्सिव है। आई हर्ट माई सेल्फ जी, आई हर्ट माई सेल्फ सिंपल रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है? देखेंगे कि इसमें क्या वो जोर देना चाह रहा है या माई सेल्फ रिफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ से। क्या कह रहा है जी हमारे पास में? यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। अभी हमारे पास क्या है? अच्छा, अगर ये आपने पहले वाला जो है आपने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव है, मुझे बताइएगा जब मैं थर्ड सेंटेंस लिखता हूँ कि हिमसेल्फ केम टू सी मी। अब मुझे बताइए ये थर्ड वाला क्या है, एम्फेटिक है ये रिफ्लेक्सिव है? थर्ड वाला जो है वो हमारे पास क्या है, एम्फेटिक है ये रिफ्लेक्सिव है? ऑलराइट, पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास तीन चीजें। पहले नंबर पे हमारा जो सेंटेंस था आई हर्ट माई सेल्फ, वो एक रिफ्लेक्सिव हमारे पास बना, वो रिफ्लेक्सिव है।
दूसरे नंबर पे यू विल हर्ट योरसेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। He himself came to see me, यहाँ पे जो himself यानी कि pronoun जो है वो emphasize करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4 पे देखिएगा, I will compose the book myself, ये मुझे बताइएगा सिंपल रिफ्लेक्सिव है या हमारे पास यहाँ पे भी emphasize कर रहा है, emphatic जो है वो रिफ्लेक्सिव है। वेरी गुड, ये हमारे पास यस emphatic रिफ्लेक्सिव है। ग्रेट हो गया। They themselves admitted their guilt. Simple or emphatic? Last one, emphatic. अगर ये कहानी क्लियर है तो अभी तक हम रिफ्लेक्सिव और समझ चुके हैं emphatic को। अब हमारे पास है relative pronoun, pronoun की अगली टाइप फॉर्म। हमारे पास जो है ये हमारे पास है अगली टाइप फॉर्म। It's not necessary. It's not necessary, and that is the reason Muniba, I didn't talk about it. मेरे ख्याल में हमें सिर्फ इसकी जो है वो एम्फसाइज को देखना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, जो आपने रूट बताया इसे हम थंब नहीं कह सकते हैं, बट आप इस पे देखिएगा कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरफ रेफर बैक कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर एम्फसाइज सिर्फ कर रहा है तो वो एम्फैटिक। अच्छा सी रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदारों का भी यही काम होता है। आपको पता है कि कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो निभा लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब आपका सीएसएस हो जाएगा तो फिर दूर दूर से जो है लोग आपसे मिलने आएंगे और अपना कोई ना कोई ताल्लुक निकाल ही लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि फॉर एग्जांपल कोई नाउन है, नाउन के साथ किसी ना किसी तरह का कोई आइडिया एसोसिएट कर देता है, नाउन के साथ कोई ना कोई आइडिया रिलेट कर देता है। समझ में नहीं आया? कोई इशू नहीं, एक एग्जांपल देखने की कोशिश करें। अब मैंने इस एग्जांपल के अंदर जो है वो लिखता हूँ, द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब इस एग्जांपल में जो है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस एग्जांपल में अब मैंने बात की द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है। ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, इस एग्जांपल को देखने की कोशिश कीजिएगा। द वर्ड, अब हमारे पास हु जो है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया हु, अब ये जो है वो रिलेट कर रहा है किसी चीज को। ये जो द मैन हमारे पास एक आइडिया है, वर्ड है जो रिलेट कर रहा है, रिलेट किससे कर रहा है? इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है। इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ये वर्ड जो हु है ये हमें बता रहा है कि जो बंदा, अब हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मैन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वर्ड से समझेगा, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है उसके साथ आइडिया बैक को रिलेट करता है। सो हमारे पास यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। सादा लफ्ज़ों में बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट या नाउन की तरफ रेफर बैक करता है और बताता है कि उसका बाकी सेंटेंस के साथ ताल्लुक है। Is it clear? The man who is honest, the man who is honest is trusted. Clear है? आपको पता चल चुका है। चलिए, अगर आपको ये पता चल चुका है, अब मैं आपको कुछ और जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस बताता हूँ, मैं नोट कर लीजिएगा। और मैं ये भी बताता हूँ इसलिए इस PMS के पेपर में आपके पास कहाँ कहाँ पे यूज होता है। प्लस आप अपने ऐसे के पेपर में बहुत सी जगह पे ऐसी गलतियां कर देते हो, वैसी में कंपोजिशन में लिखते हुए आपको पता नहीं चल रहा होता। जहाँ पे आपको हु यूज करना है वहां पे डेट यूज कर देते हैं, जहाँ पे विच यूज करना है वहां पे once again आप डेट या हु का इस्तेमाल कर देते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते क्या। मान लीजिए पहले हमारे पास who है, फिर हमारे पास whose है, फिर हमारे पास whom है। बड़े आसान है, आपको एक ही दफा में याद हो जाएंगे। और मैं देखूंगा कि जैसे मैं रुकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद हो चुका है, ठीक है। whom है, which है, whose हो चुका है ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन मैं दोबारा मेंशन करूंगा यहाँ पे और इसकी वजह भी बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास whom है, once again लिख रहा हूँ। देन हमारे पास that है, देन हमारे पास जो है वो that आ जाएगा। देन हमारे पास जो है वो फिर एक दफा मैं that को पुट करता हूँ और फिर मैं आपके साथ जो है वो पुट करता हूँ what।
अब मेरी बात जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। होता कुछ यूं है कि हम जब भी किसी भी पेपर में बैठे होते हैं, वंस अगेन बिकॉज वी पाकिस्तान, तो हमारे माइंड में ट्रांसलेशन का फेज चल रहा होता है। हमें रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ चुकी है। अब हु का मतलब हम क्या समझते हैं? जब भी हम देखते हैं हु का मतलब जो समझते हैं कि जो जो ये काम करेगा तो ये करेगा। हु जिसका समझते हैं, whom जिसको समझते हैं, विच का मतलब वंस अगेन जो समझते हैं। ठीक है, तो हम जो है इन मीनिंग्स को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हमारे पास जो है वो सिर्फ हु, whose, whom, which, whose, whom, that वर्ड जो है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अब whose का मतलब जो है वो हमारे पास दो तरह से होता है। whose का मतलब आप जब उर्दू में लेते हो तो ये जिसका भी हो सकता है। कोई समझ गया? रिलेटिव प्रोनाउन हमारे रिलेटिव से उठा के देखेंगे। ओके, वापस आ गए। अच्छा जी, हमारे पास जो है whose का मतलब जिसका भी होता है और whose का मतलब जो होता है जिनका भी होता है जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से that का मतलब जो भी होता है, that का मतलब जिसका भी होता है और that का मतलब जिसको भी होता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली एक बार याद रखिएगा, सिर्फ ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए एक हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसे। देखिए सबसे पहले पहला मीनिंग मैं बता रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ इसका। जी हमारे पास ये जो हु है, जब हम हु की बात करते हैं तो हु हम इस्तेमाल करते हैं किस मीनिंग के लिए? हु इस्तेमाल होता है हमारे पास जो के लिए। ठीक है, हु जो। ठीक है, आ, जो अच्छा काम करेगा, हु विल डू द नोबल डीड्स। ठीक है, अच्छा हु से है वो किस लिए? जिसका। ठीक है, whose, जिसका, प्लीज नोट करते चले जाइएगा। whom का मतलब है जिसको। ठीक है, जिसको। विच, विच के लिए भी हम जो का जो है वो इस्तेमाल करते हैं मीनिंग। और whose जिनका, whom जिनको, that मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल हो जाता है। जो, that जिसको, और that जिसका में भी, और what का मतलब जो कुछ। ये आगे चलते हैं। अच्छा देखें फहीम साहब, ये सबको अगर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन है। अच्छा कितने लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? मुझे लिखिएगा वॉइस इज क्लियर। ऐसा लगा जैसे आज तक हमारे पास जो है क्लासेस में इस तरह से हो। ओ माय गॉड, आई गॉट इट। ओके 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 ओके। कि ये अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अ, अच्छा वो पता क्या हुआ था, मैंने जो है वो मेन माइक अपना जो है वो कनेक्ट नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी। और वॉइस काफी दूर से आ रही होगी आपको। अब ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द इशू। ओके, अब इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं होगी। आई एम श्योर कि अब दोबारा नहीं होगी। चलें, आगे चलें। अब तो क्लियर है। चलें, थैंक गॉड अब सबको क्लियर है। अच्छा, मौसम का असर जो है वो हमारे पास वैसे बड़ा कम ही होता है, तो आई वाज वंडरिंग कि व्हाई द वॉइस इश्यूज देयर। चलिए खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जी रिलेटिव के प्रॉब्लम हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, पहली बात जो है वो आपके पास हु का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होता है। अच्छा, जब हम हु की बात करते हैं, सो हु में एक चीज आपने समझ लेनी है कि हु हमारे पास इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए। हु इस्तेमाल होता है बाज का, समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, हमेशा के लिए नहीं। समटाइम्स आप इसको इस्तेमाल करते हो फॉर लॉन्ग बिग एनिमल। कोई ऐसा एनिमल जो कि बहुत लॉन्ग है, बहुत इस्तेमाल करते हो हु को। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मुझे जरा ये बताएं कि यहाँ पे कौन से वाली हमारे पास जो है वो प्रोनाउन आएगा। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, द मैन इज ऑनेस्ट, इज माई फ्रेंड। जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? विच
ये हमारे पास जो है वो हुआ है। ओके ग्रेट। अब हम एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। दे नेवर विल डाई इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। जी, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? वंस अगेन हु आएगा। ठीक है, देयर लिव अ लायन वाज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे नंबर थर्ड में हमारे पास क्या आएगा? हु। तो हमें हु जो है वो उसका पता चल गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब नंबर सेकंड पे हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारे पास आ जाता है हुज। अब हुज को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुज इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और आप लोग गलत इस्तेमाल क्या करते हो। देखो हुज वहां पे इस्तेमाल होता है जब आप किसी की ऑनरशिप का बात करते हो, किसी की ऑनरशिप को जाहिर करने की कोशिश करते हो, वहां पे आपके पास हुज इस्तेमाल होता है। हुज आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इज द मैन नेम वी डू नॉट नो। तो जी क्या आएगा जीवन में हमारे पास है वो? ही इज द मैन डैश नेम वी डू नॉट नो, हमारे पास हुज आएगा। दूसरा देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन। जी, हुज, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हम जो है वो पुट करना चाह रहे हैं ये, यहाँ पे भी हमारे पास हुज आएगा। तो हमने हुज को भी समझ लिया। अब नंबर थर्ड पे देखिएगा हमारे पास है विच। अब विच कहाँ पे यूज होता है? विच हम जो है वो यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। प्लीज इसे कभी भी लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, और अब हमारे पास जो है वो आ जाती है नंबर फोर पे, बात आ जाता है जी डैट का। डैट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डैट दोनों के लिए, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जो डैट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप जो है अब इसकी एक एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा। आई नो द हाउस इन इन लाहौर। अब यहाँ पे क्या आएगा जी नंबर फोर पे? दैट हमारे पास होगा। एक्सीलेंट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो चुका। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करने की कोशिश की, फिर हमने एम्फैटिक को समझा, फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम एडजेक्टिव्स की बात करने की कोशिश करते हैं। सो क्लियर? चलिए अब हम एडजेक्टिव्स को लेते हैं। तो जी जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं हमारे जहन में एक ही बात आती है जो बचपन से हमें पता है, और वो है इसमें से। हमें कोई भी बता देता है और हम ये समझते हैं कि एडजेक्टिव का वर्ड मतलब है जो कि हमें बताता है किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद कुछ बताता है। समझ नहीं आया? चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल पुट करता हूँ। मैंने लिखा दिस इज अ बुक। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये किताब कैसी है? क्या यहाँ पे कोई एडजेक्टिव मौजूद है? यस और नो, यस और नो। क्या यहाँ पे कोई किताब मौजूद है? क्या यहाँ पे कोई किताब मौजूद है? मुसफ़िरा, आपने जहां पे नॉन लिविंग थिंग है वहां पे विच यूज करना है, सिंपल इज दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई टॉय है, वो कुछ भी है। ठीक है, आपने डैट को पर्सन और थिंग्स के लिए यूज करना है। ठीक है, अब थिंग्स से मुराद हमारे पास जो है विच और हु जो है वो उनको प्रिफर करना है आपने। ठीक है, उनको प्रेफर करेंगे जब आप विच की बात करेंगे जो बिल्कुल प्योरली नॉन लिविंग थिंग है, और हु की आप बात करेंगे जब आप लिविंग थिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आपके पास जो है वो यू नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, तो वहां पे आप डेट को यूज कर सकते हो। अच्छा जी, दिस इज अ बुक, क्या हमारे पास इसमें कोई एडजेक्टिव है? इसमें हमारे पास कोई एडजेक्टिव मौजूद
नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ गुड बुक, क्या अब मुझे बताएंगे कि अब मुझे पता चल रहा है कि ये किताब कैसी है? पहले मुझे पता चल रहा था कि ये किताब है, अब मुझे जो है वो कौन से वाला वर्ड जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे ये किताब कैसी है? गुड मुझे बता रहा है। तो हमें पता चला, तो जिसने हमें ये आके बताया कि भाई ये किताब है कैसी, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ काइंड्स भी होंगी। तो एडजेक्टिव की कुछ काइंड्स में हैं, चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ हमारे पास आ जाता है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर थर्ड पे आना चाहिए था, ये फोर हमसे हो गया। ओके, नंबर फोर पे हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर फाइव पे हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर सिक्स में हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर सेवन पे हमारे पास आ जाता है जनाब इंटेरोगेटिव। नंबर एट पे हमारे पास आ जाता है पोजेसिव। कुछ सेकंड ले लीजिए, जिनको ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स के नाम याद हो जाए वो चैट बॉक्स में जरा डन लिख दीजिएगा। ठीक है, सो हम वो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो हमने लिखा तो है। क्वालिटी और क्वांटिटी हमने लिखा तो है फहीम सब। नंबर टू और थ्री पे क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये दोनों के दोनों हैं। क्या कुछ स्किप हो गया हमारा? अच्छा जी, अब लोगों को सबको पता चल गया। अब हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, हम ना अगले पेज पर चलते हैं। जब हमने ये मेंशन किया, पहले वाली टाइप मैंने यहाँ से उठाई, जब मैंने ये कहा कि कुछ प्रॉपर होता है। अच्छा ये मुझे बताओ प्रॉपर नाउन होता क्या है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रॉपर नाउन फॉर एग्जांपल कोई दो तीन प्रॉपर नाउन लिखते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं या जो आप जानते हो। प्रॉपर नाउन जो है वो आप लिखते हैं कि ये सर प्रॉपर नाउन। कोई दो तीन। अजीजुल्लाह, ताजमहल। नहीं, ताजमहल जो है वो कब बना था वैसे? नहीं सर, वो बताइएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, हमारे पास ऐसा इसमें से ऐसे एडजेक्टिव जो कि बात करते हैं दैट डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन। वो हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन से रिवाइव करता है। समझ नहीं आया ये क्या है? चलो देखो, समझने की कोशिश करो। अब जब मैंने लिखा द लैंग्वेज, कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉपर है? यस और नो? द लैंग्वेज मैंने लिखा, कुछ प्रॉपर है इसके अंदर? यस, नो? नो। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा द इंग्लिश लैंग्वेज, इज देयर समथिंग जो कि प्रॉपर है? अब की दफा प्रॉपर ऐड हो गया इंग्लिश। सो हमारे पास ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी चीज को प्रॉपर नाउन से आके दिखाएगा। देखो, लैंग्वेज थी हमारे पास, कौन सी जुबान थी नहीं पता था। जैसे ही इंग्लिश आई उसने बताया कि भाई ये एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा आ सिटी, इज देयर एनी प्रॉपर नाउन? वो प्रॉपर नाउन है हमारे पास? नो। अच्छा, अगर मैंने लिखा सिटी ऑफ लाहौर, अब है? अब है? ग्रेट, हो गया। अच्छा जी, अब हमें प्रॉपर एडजेक्टिव का पता चल गया कि एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि क्या करता है, जो किसी प्रॉपर नाउन की बात करता है। अब आगे चलते हैं, और क्या होता है। नंबर टू पे देखिएगा, नंबर टू पे हमारे पास था बड़ा आसान सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये क्वालिटी वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं? अच्छा, देखने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा अ बॉय, क्या मुझे बताएंगे इसके अंदर कोई एडजेक्टिव है?
a boy. Is there any adjective in it? A boy. No. लेकिन जैसे मैंने लिखा a brave boy, अब हमारे पास यहाँ पे है, अब ये क्वालिटी बता रहा है कि भाई लड़का कोई ऐसा लड़का नहीं है, लड़का जो है वो बहादुर लड़का है। अच्छा, मैंने लिखा अदर्स, यहाँ पे हमारे पास कोई किसी किस्म का एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये लड़की कैसी है, ये हमारे पास प्रिटी है, तो हमने लिखा अ प्रिटी गर्ल, जो किसी की क्वालिटी के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर जब मैंने लिखा अ हॉर्स, कैसा हॉर्स है, जब यहाँ पे आया ब्लैक तो उसने उसकी क्वालिटी के ऊपर बात, ये हमारे पास हो गया अ ब्लैक हॉर्स। क्लियर, आसान था, आई एम श्योर याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, अच्छा जी, क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, चलो एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। बल्कि क्वांटिटी के बारे में आपको पता ही है, जो क्वांटिटी की बात करे, जो ये बताए कि कोई चीज वहां पे कितनी मौजूद है, ठीक है। जब हमने लिखा मच की बात की, जब हमने लिटिल की बात की, जब हमने सम की बात की, जब हमने एनी की बात की, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्वाइट इजी है, 1 2 3 4 5 6 तक की जो है वो बात करता है, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं जी, जो हमारे पास ये बताते हैं दिस दैट दीज दोज, ये आसान है इसलिए हम इसको जो है वो थोड़ी से तेजी से गुजारेंगे। आई एम श्योर कि ये आपको जो है वो पता चल चुका है, ताकि हम अगले सेक्शन पे जो है वो जा सकें। तो ये भी आपको पता चल गया है। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, आपको पता है कि अगर मैं ये पूछता हूँ व्हाट बुक इज दिस, अब जो है हमारे पास क्या है, व्हाट एडजेक्टिव जो है वो प्लस हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट बुक इज दिस, व्हाट प्लस बुक, वो जो ये दोनों मिलके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो जी व्हाट विच हु, ये हमारे पास है जी इंटेरोगेटिव, आसान है। और नंबर 8 पे है पोजेसिव। पोजेसिव क्या करते हैं, पोजेसिव हमारे पास होते हैं जी माय है, आर है, योर है, हर है, हिज है, देयर है और इट्स है। ये हमारे पास सबके सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। आई एम श्योर कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, और ये हमने आज जो है वो एडजेक्टिव्स को क्लियर किया, ठीक है। हमने एडजेक्टिव को समझने की कोशिश की है। अब ये कहानी तो हमारे पास यहाँ पे रुके। अब मैं आपके साथ जो आखिरी बात करना चाहूंगा और फिर हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज आपको करना आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है, ईच है आपके पास, एवरीवन है, ठीक है। जो हमारे पास ईदर है, नीदर है, जब हम सेपरेटली चीजों की बात करते हैं, आसान है इसलिए मैंने उसे स्किप किया। आई एम श्योर कि वो आपको पता होगा। अच्छा जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास है एडजेक्टिव्स के बारे में, जो हमें पेपर्स में टाइम एंड अगेन आता है। आपने ऑल कहाँ पे यूज करना है, होल कहाँ पे यूज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी आप ऑल की बात करते हो ना, कि ऑल लिखते हुए यूज करते हो, ऑल आपके पास इस्तेमाल होता है नंबर्स के लिए, ठीक है, नंबर्स के लिए, ठीक है। और होल जो है वो इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के लिए। समझ में नहीं आया, चलो आसान से आसान कहते हैं इसको। देखो, जब मैंने ऑल लिखा ना, मैंने ये लिखा कि नेम एज ऑल एप्पल्स, इसका मतलब है सारे के सारे जितने मौजूद थे वो सब के सब नेम खा गए। अब मैंने जब होल की बात की तो मैंने लिखा कि ड्रैंक होल जाम में शेर, ठीक है। तो हमने जिसमें देखा कि होल वो क्वांटिटी की बात करेगा और एक जो है वो नंबर की बात करेगा, ठीक है। सो ऑल हमारे पास है जी नंबर्स के लिए, होल होता है क्वांटिटी के लिए, मिकदार के लिए। ये कभी भी मिक्सअप नहीं करना। मैनी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मच कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखो, मैनी भी वन सेकेंड वही बात करेगा जो ऑल करता है, ये नंबर्स की तरफ प्रेफर करेगा। और जब आप मच की बात करते हो तो मच आपके पास क्वांटिटी की तरफ प्रेफर करेगा। एग्जाम्पल्स इसकी वही हैं और इनको हम जो है वो देखेंगे।
अच्छा जी, एनी कहाँ पे यूज होता है और सम कहाँ पे यूज होता है? एनी जो है हमेशा जो है वो आपके पास निगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मनफी जो है वो बताने के लिए। मिसाल के तौर पर जब आप कहते हो कि ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, ठीक है, कि मैंने उससे रकम मांगी, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। सो हमारे पास यहाँ पे हुआ इस्तेमाल एनी, लेकिन निगेशन के लिए, नेगेटिव के लिए। लेकिन जो सम है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव पॉजिटिविटी के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास हम कह सकते हैं ही गेव मी सम मनी, ठीक है, ये हमारे पास एनी है और सम का अंदर डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज ले लीजिए, हम अगली स्क्रीन ऐड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूल। अब ये फ्यूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी? लेस। अच्छा जी, इन एडजेक्टिव्स के बारे में गौर से समझ लीजिएगा। अच्छा, फ्यूल का मतलब होता है वंस अगेन जो कि नंबर को डिनोट करेगा, जो कि नंबर को जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं नो फ्यूर देन 1000 protesters are in लाहौर, ठीक है जी। तो जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं, लेस की बात करते हैं, लेस हमारे पास क्वांटिटी की बात करता है, यानी कि मिकदार की बात करता है। अब ये कौन सी मिकदार को, वंस अगेन हम ये कह सकते हैं वी डू नॉट सेल दिस क्वांटिटी, देखिए, वी डू नॉट सेल दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। हम जो है वो इस मिकदार में वाटर की बजाय बल्कि मिल्क कर लें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम इतना कम मिकदार में दूध जो है वो नहीं बेचते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लेटर है और LATTER है। अच्छा, ये वाला जो लेटर है आपके पास पहले वाला, इसका मतलब है ये रिफर करता है टाइम की तरफ, ठीक है, जो कि वक्त में बाद में होगा। और दूसरे वाला जो लेटर है वो आपकी पोजीशन की बात करता है, ठीक है, आसान है। ये वाला जो है वो किसकी बात करता है? ये पोजीशन की बात करता है। अब देखने की कोशिश करते हैं LATER लेटर जो है वो। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी से कहते हैं कि नईम साहब, नईम रीच लेटर देन आमिर, ठीक है, और पोजीशन में जो है वो हम क्या कहते हैं? जब हम जो है वो कहते हैं कि लाइक अली एंड आसिम आर टू ब्रदर्स, और इसके बाद आसिम के बारे में हम कह सकते हैं या कह सकते हैं बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियल। ये हमारे पास लेटर है जो कि ये बताएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा जी, ये जो फार्दर है ये आपके पास टाइप करता है डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस की बात करेगा। और हमारे पास जो है वो इसके साथ आ जाता है फर्दर। फर्दर हमारे पास बात किसकी करता है? फर्दर एडिशनल की बात करता है, ठीक है जी। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाएगा जी एल्डर। एल्डर उम्र में बड़े की बात करेगा, और ओल्डर होगा इसके साथ। ओल्डर जो है वो बताएगा कि अगर हमारे पास कोई चीज पुरानी है, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग कि जो आपको पता होना चाहिए इन तमाम चीजों के बारे में। दिस इज समथिंग के जो आपके नोटिस में होने चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो मैं चाहूंगा कि मैं अगले पेज पे जरा आपको सेपरेटली समझा दूं। वो आप बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हो। कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है? अ लिटल, लिटल, द लिटल, अ फ्यू, द फ्यू और सिर्फ फ्यू को। ये बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। चले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अ लिटल कहाँ पे यूज होता है? लिटिल कहाँ पे यूज होता है? द लिटिल कहाँ पे यूज होता है? इसी तरह से फिर बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? द फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अच्छा देखें, जहाँ पे ना मैंने ये लिखा आ लिटिल, आ
लिटिल मनी फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ ना कुछ रकम मौजूद है, सम मनी इज देयर। जहां पे मैंने लिखा लिटिल मनी, ठीक है, लिटिल मनी, उसका मतलब ये है कि मेरे पास बमुश्किल ही शायद कुछ पैसे हों, हार्डली एनी, बमुश्किल ही मेरे पास जो है वो 5-10 रुपए जो है वो पड़े हैं। तो आई हैव अ लिटिल मनी का मतलब है मेरे पास कोई 100-200 रुपया पड़ा होगा, ये जो पहले वाला लिटिल, हार्डली जो है वो कुछ हो, ठीक है। और द लिटिल का मतलब है, द लिटिल का मतलब है कि मेरे पास ये जो पैसे मौजूद हैं सिर्फ यही हैं और कुछ नहीं, ठीक है। नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। अब दोबारा समझिएगा, हमारे पास पहला है अ लिटिल मनी, कुछ ना कुछ हमारे पास होना, अ लिटिल का मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद होना, लिटिल, लिटिल ये सेकंड नंबर पे, कुछ बमुश्किल कुछ होना, तो जिसका मतलब है कि तकरीबन कुछ नहीं है। द लिटिल, तो मेरे पास यही जो है वो मेरी कुल कायनात है, यही सारी की सारी चीजें हैं, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। क्या ये क्लियर है? ये क्वाइट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, एस्पिरेंट्स को तंग करता है। सम मनी, हार्डली एनी, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है जब आप फ्यू की बात करते हो। इसी का मतलब आ फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है कुछ ना कुछ होना। जब हम कहते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू, और इसके बाद अगर हम फ्यू कह देते हैं तो उसका मतलब बामुश्किल से ही मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। और दो फ्यू जो है वो हमारे पास अगर आ जाता है तो उसका मतलब है और कुछ नहीं, यही एक दोस्त है मेरा जो कि मेरी कुल कायनात। लीजिए, हमने अपना सेक्शन 1 कंप्लीट किया। हमने जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू किया, उसके बाद हमने एम्फैटिक प्रोनाउन को समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पे बात की, उसके बाद हमने देखा हु, हुज, व्हिच, दैट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स की टाइप्स के ऊपर बात की, हमने समझने की कोशिश की कि इसकी कितने टाइप्स हैं, उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। फिर हमने वो एडजेक्टिव देखे कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इनकी टाइप्स को डिस्कस करने के बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है कहाँ पे ऑल, होल है, मेनी, मच, एनी, सम, fearless, later, farther, elder और a little, a few, इन तमाम के हमने जो है वो डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की। आई एम श्योर कि यहाँ तक चीजें आपके पास क्लियर हैं। ये हमारे पास सेक्शन 1 था। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास जो है वो असाइनमेंट होगी, हमें कुछ पीडीएफ हैं जो कि करने हैं, उनके मीनिंग्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जब मैं मीनिंग्स बता रहा हूँ आप सिर्फ मीनिंग्स पे फोकस करेंगे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी। आप अभी जो है वो उसको समझेंगे और फिर उसके बाद लेटर ऑन जो है वो चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले इडियम को गौर से सुनिएगा। टू गो टू द डॉग्स। अच्छा, टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है कि इंसान के पास जब कुछ भी ना बचे और वो ऐसे लोगों के पास चला जाए कि जो कि कुत्ते जैसे लोग होते हैं, ठीक है। कहते हैं डोगिश पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिटीज कुछ नहीं होती हैं, तो वो इंसान, इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। टू गो टू द रीन, ठीक है, टू गो टू रीन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आप उसे बहुत समझाते हो कि यार इस पर्टिकुलर काम से रिजाइन ना करना, अपनी जॉब से रिजाइन ना करना, लेकिन फिर भी वो कर देता, फिर आप यही कहोगे लेट हिम गो टू द डॉग्स इफ ही इज नॉट लिसनिंग टू गो टू द डॉग्स। कि कोई बंदा खुद से जाना चाहता है, गाया होना चाहता है, रीन होना होता है, तो उसे करने। या दूसरी तरफ कुत्तों का एक ग्रोह बैठा हुआ है और कोई आप उसे मना कर रहे हो कभी कुत्तों के पास ना जाना, लेकिन वो बंदा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ते तो बड़े अच्छे हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। और वो जैसे ही जाते हैं तो कुत्ते कहते हैं कि चलो भाई आज तो हमारी पार्टी होगी, ठीक है, आज हमें बड़ा मजे का खाना मिला। तो गो टू द डॉग्स, अपने आप को खुद से ट्यून करना। क्लियर? आई एम श्योर कि ये समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे हार्ड नट टू क्रैक है। एक ऐसा जो है वो नट, एक ऐसा जो अमूमन होते हैं ना पुराने पुराने हमारे घरों में जो मोटरें नलके वगैरह हो जाते हैं, उनके नट जो है वो खुलते ही नहीं है, बंद ही नहीं होते हैं, ठीक है, बंद ही नहीं होते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि इजीली सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व नहीं होती है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है उनको, फिर जाके जो है वो मसले हल होते हैं। जैसे पॉवर्टी इज अ हार्ड नट टू क्रैक इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान
इज ए हार्ड नट टू क्रैक, कुछ भी हो सकता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है द आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट का क्या मतलब होता है कि किस्मत की, आयरनी कहते हैं बात कुछ करना मतलब कुछ और होना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से कहा आप तो बड़ी ज़हीन है, ठीक है, तो इसका मतलब दर हकीकत में मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज़हीन नहीं। ये वर्ड हमारे पास जो है मुख्तलिफ राइटर्स ने यूज किया था, लेकिन एडवर्ड लोबरी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको इस्तेमाल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एडवर्ड लोबरी, अगर याद रहे तो ठीक है, ना भी रहे तो फाइन। द आयरनी ऑफ इट, इसका मतलब है कि किस्मत रखती है आपको कहीं और है, जाते कुछ और है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा बंदा होता है आपका दोस्त जो कि पेपर दे के आता है, वो कहता है मैं फेल हो जाना है, वाकई पेपर उसका बुरा होता है, लेकिन मजे की बात है कि वो टॉप कर जाता है। The irony of the fate. Okay, it is an irony of the fate that I am topper in this particular exam. ठीक है जी। नंबर 4, to chew the cud। अच्छा जी, to chew the cud का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप जो है वो किसी चीज के ऊपर सोचो विचार करते हो, जब आप किसी चीज जी। सो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास टू च्यू द कड, कड जो होता है ना, अमूमन जो है जानवर वगैरह आपने देखे होंगे जुगाली करते हैं, ठीक है। वो कड उसको कहते हैं, तो जानवर अपने पेट के अंदर खाना लेके चला जाता है, दोबारा फिर फाड़ो वो गात में जो है वो वापस लेके आता है और उसको जो है जुगाली कर रहा होता है। जब वो जुगाली कर रहा होता है ना, तो आप देखिएगा गौर कीजिएगा उसकी आंखें बंद होती हैं, वो कुछ सोच रहा होता है। अक्सर औकात कुछ लोग भी ऐसा करते हैं, सिगरेट जो है वो पकड़ा होता है, बाजू का च्युइंगम जो है वो खा रहे होते हैं, दे च्युइंग द कड, ठीक है। सो हम ये कहते हैं द वाइज पीपल ऑलवेज सिट डाउन एंड द च्यू द कड बिफोर देयर स्पीच, ठीक है। च्यू द कड का मतलब है कि कोई बंदा जो है वो पहले सोचे फिर बात करे, जैसे जो गायें भैंसें जुगाली करती रहती हैं और फिर इसलिए वो कभी नहीं बोलती। ओके जी, टू किक अगेंस्ट द ब्रिक्स, याद है ये हम पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, टू किक अगेंस्ट द ब्रिक्स, अच्छा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अभी कोई बंदा जो है वो उठता है और चीफ ऑफ फार्मिंग स्टाफ के साथ जो है वो बहस करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगेंस्ट द पिक्स का मतलब है किसी ऐसे बंदे को आंखें दिखाना जिसके पास पूरी की पूरी जो है वो अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है। वो जो है तो हम ये कहेंगे कि दैट पर्सन इज किकिंग अगेंस्ट द पिक्स, सो ही विल बी हैंग्ड सून, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो किसी फुल अथॉरिटी वाले पर्सन को जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है, ही इज किकिंग अगेंस्ट द पिक्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर रिमाइंडर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये इडियम समझ में आ चुके हैं? तो गो टू द डॉग्स, हार्ड नट टू क्रैक, द आयरनी ऑफ फेट, टू च्यू द कर्ड, टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स, इज इट फाइन? समझ में आ चुके हैं ताकि हम नंबर 6 को जा सकें? क्लियर? सबको क्लियर हो चुके हैं? ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला बड़ा आसान है, टू फेस द म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक जो है वो हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हम सब भी सुनते हैं, लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो, एक बहुत बड़ा स्पीकर लगा के आपको मुंह के बिल्कुल सामने रख दिया जाए और आपको कहा जाए ये पूरा सुनिए, ठीक है।
और वो गाने शायद फतेह अली खान साहब के हों। तो नहीं सब फिर तो ज्यादा एंजॉय करेंगे सबके सब। टू फेस द म्यूजिक, सो व्हेन यू आर सपोज टू फेस द म्यूजिक, कि आपको वो गाने सुनने पड़ रहे हैं और मजबूरी से सुनने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ आपने गलत किया, उसकी वजह से अब आपको सजा भुगतनी पड़ रही है। किसी ने बड़ा स्पीकर पकड़ा, आपके मुंह की आगे कर दिया और उसने कहा कि अब इसको सुनो, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक, किसी मुश्किल वक्त को, मुश्किल हालात का सामना करना, ठीक है। दैट इज टू फेस द म्यूजिक। आसान है। आगे जी हमारे पास आ जाएगा टू शो somebody द डोर। किसी को दरवाजे की राह दिखाने का क्या मतलब होता है कि मतलब भाई गेट लॉस्ट, चले जाओ, ठीक है। सो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी जॉब से 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि अब वो मुझे दरवाजा, बाहर का दरवाजा दिखा देंगे, यानी कि मुझे निकाल देंगे। तो मुझे पता चला जब वो मुझे निकाल देंगे तो मैंने रिजाइन दे दिया और मैं चला आया। तो शो समबडी द डोर, इसका मतलब है कि यू कैन गो नो, यू कैन लीव द मीटिंग नो। किसी की इंसल्ट करके किसी जगह से निकालना, वो हमारे पास होगा टू शो समबडी द डोर। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और है टू सेंड समबडी पैकिंग। पैकिंग, इसका मतलब है किसी बंदे को उसकी जॉब से डिसमिस कर देना, किसी को निकाल देना कि चलो भाई। पहला था किसी को बताना कि तुम इस जगह से चले जाओ। पैकिंग का मतलब है कि चलो भाई, धक्के मार मार के किसी को जो है वो वहां से निकालना, साजो सामान के साथ जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, टू लीड समबडी बाय द नोज। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे पास बड़े सगीर पाको हिंद में ना एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है। आ, एक रवायत थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। अभी तो फेमिनिज्म की बहुत सी जो है वो मूवमेंट्स आ चुकी है ना। आपने देखा होगा कि लोग जानवरों को ना नाक से नकेल निकाला करते थे, रस्सी से जो है वो पकड़ लिया करते थे। कुछ फेमिनिस्ट जो राइटर्स हैं, जो खवातीन के हकूक में खासा लिखते हैं, वो कहते हैं कि खवातीन जो नाक की नकेल होती है ना, ये भी वहीं से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल किया जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। खैर हम इस पे तो बात नहीं करेंगे, हम एनिमल्स की मिसाल लेंगे। तो जब एनिमल जो है वो बहुत कोई तंग कर रहा होता है ना आपको, आप उसे नाक से रस्सी निकाल देते हो, उसे पंजाबी में कहते हैं नच डाल देना किसी चीज को, ठीक है। तो उसका मतलब है वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो छोटा सा बच्चा भी उस बहुत बड़े एनिमल को पकड़ के जहां मर्जी लेके जा रहा है। तो लीड समबडी बाय द नोज, कि किसी का मुकम्मल कंट्रोल ले लेना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब ईद उल अजहा के मौका पर जो है वो बड़े बड़े लोग हैं, इसी तरह से हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनको जो है वो लीड कर रहा होता है कोई नोज से, और आपको पता है कौन लीड कर रहा होता है। वो एक इशारा करते हैं। इवन आपको पता है चाइना ने जब स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि वो तो एक फोन कॉल पे सीधे होकर लेट जाते हैं, ठीक है, जब उन्होंने ईरान के साथ, ईरान में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास जो है टू मेक हे वाइल द सन शाइन। जी जी, टू मेक हे वाइल द सन शाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जब सूरज चमक रहा हो ना, तब घास काट लो, फायदा पूरा उठा लो जब आपके पास सूरज चमक रहा हो। अपने अच्छे वक्त का भरपूर इस्तेमाल करना, टू मेक हे वाइल द सन शाइन होगा। नंबर 11 पे होगा जी, आसान है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। अब आपके इसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, जब आपको ये नहीं पता कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब जो है वो हमारे पास कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि अब उसे नहीं पता चल रहा कि हम क्या करें। लास्ट हमारे पास है अ कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन का क्या मतलब होता है? अच्छा ये देखें, 22 के ऊपर कोड करें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, एक ऐसा पर्सन है, कैच 22, कैच कहते हैं किसी को पकड़ना, मैच में देखा होगा, कैच पकड़ना। 22, दो दो, एक ऐसा बदकिस्मत शख्स है, एक ऐसा बदकिस्मत शख्स है जो कि एक जगह से निकलता है तो दूसरे में चला जाता है, ठीक है। और वो उस हालत से निकल ही नहीं पाता है। मिसाल के तौर पर वो जहाँ पे जॉब में जाता है, उसका बॉस उसको डिसमिस कर देता है, आगे जाता है,
फिर डिसमिस कर देता है, आगे जाता है फिर डिसमिस कर देता है। तो वो ये कहता है कि यार आई एम फेसिंग अ कैच 22 सिचुएशन। जैसे कि मुझे तो हमारे पास जो है वो पुलिस केस पे पकड़ रही होती है, इन हालात से वो निकल ही नहीं पा रहा। ठीक है, वो एक ऐसे चुंगल में फंसता चला जा रहा है कि जहाँ से वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो वैसे तो मैंने यही लास्ट कहा था, लेकिन आखिरी ये वाला लास्ट कर लीजिएगा, टू लुक डाउन ऑन somebody। लुक डाउन ऑन somebody का क्या मतलब होता है? वही हकारत की नजर से देखना। जब आप ये फील कर रहे होते हो कि आई एम बैचलर, मैं बेहतर हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि दूसरों को आप जो है वो लुक डाउन ऑन somebody कह रहे हैं। कुछ सेकंड्स लेते हैं, ऑनेस्टली अपना एक रिव्यू करते हैं कि हमें जो है वो इसमें से कितने अभी के अभी याद हो गए, और वो नंबर सिर्फ लिख देंगे। 13 में से आपको कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5, सिर्फ वो नंबर लिखेंगे चैट बॉक्स में। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर जिन्हें ये सब के सब याद हो गए। आपको जो याद हुई सिर्फ वो नंबर मेंशन करना है। आसिया तबस्सुम बारिश के पहले कतरे की तरह बरसी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 10 याद हो गए। वेट हो गया। आमिर साहब वेट हो गया। फहीम, वेरी गुड फहीम। सिद्रा जो है वो कहते हैं कि मैं चूंकि साथ चाय पी रही थी तो मैंने सिर्फ 8 याद किए हैं। ओके, राउंड 3 और आखिरी सेक्शन हमारा, इसमें हमारे पास कुछ वर्ड होंगे। ये वर्ड्स हमारे पास ग्री की जो लिस्ट है उसमें से लिए गए हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग्स आपको मैं समझा दूंगा। आपने ये वाले जो सारे के सारी है जो हमारी आज की असाइनमेंट ही होगी कि इडियम जो है वो इनके जुमले बना के जो है वो अपने अपने ग्रुप में सेंड करने हैं, ताकि देखा जा सके कि आपने इसको कहाँ तक याद किया। ऑलमोस्ट डन, वेरी गुड जी अली अजहर। ओके, अब हमारे पास ये एक्टिविटी 3 है और लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राउंड 3। इस राउंड में हम ग्री के जो हैं वो 10 वर्ड जो हैं वो उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड खास से आसान है, आई एम श्योर कि एक ही दफा में याद हो जाएगा। एफथी, FAEATHY। एफथी का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट। काफी आसान है। लेक ऑफ इंटरेस्ट, जब आप किसी के बारे में कुछ भी दिलचस्पी नहीं रखते, वो आपने एपैथी होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बहुत आसान है, एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, जब आप कोई ब्रीफ बात कर रहे होते हो, विटी स्टेटमेंट्स कह रहे होते हो, विटी सेइंग्स की बात कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप प्रोवर्ब्स की बात कर रहे होते हो, बहुत आसान है। आज के सारे वर्ड ही तकरीबन इजी हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास है अपोक्लिप्स। अपोक्लिप्स जिसे आप कहते हो FOCALYPSC। ये वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास अपोक्लिप्स। अपोक्लिप्स में हमारे पास जो है, आप इसे एपोक्लिप्स भी कहते हो, आप कह सकते हो। ठीक है, एपोक्लिप्स भी कह सकते हो, लेकिन इसकी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन क्या है, एपोक्लिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पैगंबर जो है वो बता रहा होता है ना कि देखो यार ये वाले जो है वो काम होने वाला है। ठीक है, बुजुर्ग जो है वो बता देते हैं कि ये काम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे जो है वो हमारे पास अक्सर स्टेट से अकबर जो है वो कहीं पे अटैक करना होता था तो उससे पहले एपोक्लिप्सिस पे यकीन रखा करता होता था। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे वर्ड है। नंबर 4 पे हमारे पास है जी, हाँ ठीक है रख दें उसे। नंबर 4 पे बड़ा इजी वर्ड है हमारे पास, अपीज है जी। अपीज का मतलब होता है जब आप किसी को सूट करने की कोशिश करते हो, किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का क्या मतलब होता है, आपने किसी चीज को अप्रूव किया। जब आपने किसी चीज को एक्सेप्ट किया, आपने कहा यस दैट्स फाइन, किसी चीज की अप्रूवल दी, वो आपके पास अप्रोबेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आसान है, अप्रोप्रिएट है, उसको हम नहीं लिखेंगे। और हमारे पास है जी आर्केन। आर्केन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी चीज जो कि मिस्टीरियस होती है। आर्केन जो मिस्टीरियस होती है।
ठीक है, जो कि सिर्फ चंद एक लोगों को पता होती है, मिस्टीरियस, जो कि चंद एक लोगों को पता होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्किक। आर्किक का क्या मतलब होता है? जो ओल्ड होता है, जो पुराना होता है। नंबर 8 में हमारे पास है जी आर्किटाइप। आर्किटाइप का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल मॉडल किसी चीज का होना। ठीक है जी। और नंबर 9 पे हमारे पास होगा आर्डेंट। आर्डेंट क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि लवर होता है किसी चीज का, पैशनेट होता है। जैसे आप सब लोग जो है वो सीएसएस को लेके आर्डेंट है। ठीक है। नंबर 10 हमारे पास है आर्डियस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे आर्जियस होती है, ARDUOUS। आर्जियस क्या होता है जी? हार्ड होना किसी चीज का, किसी चीज का आपके लिए डिफिकल्ट होना, जो है वो हमारे पास आर्जियस होती है। ये हो गया जी। ये थी हमारे पास राउंड 3 था। राउंड 3 में हमने जो है वो वोकैबुलरी के पेपर्स को करने की कोशिश की। अब हम अपने राउंड 4 पे चलते हैं। राउंड 4 में मैंने आपके पास एक किताब रिकमेंड की थी जिसमें आपने अपने सीएसएस के ऐसे के लिए आपको काफी मटेरियल मिलना था। गवर्निंग द अनगवर्नेबल का चैप्टर नंबर 10 मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, द लेजिस्लेचर। जिन लोगों ने इसको पढ़ा है वो सिर्फ चैट बॉक्स में ME मी लिख दीजिएगा। जी जी, ME मी, सिर्फ वही। आमिर हैं, मानूर हैं, इंस्रा हैं, इन्होंने पढ़ा। ग्रेट होगा। आई विल रिक्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द पीपल कि वो भी इसको जरूर कंप्लीट करें जिन लोगों ने पढ़ा। वेरी गुड फॉर दैट। फॉर टुमारो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट द चैप्टर नंबर 11, दैट इज द मिलिट्री। मिलिट्री को आप लोग पढ़ के आएंगे। ये एक ऐसी ऑप्शनल एक्टिविटी है जिसपे आपने खुद अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है। हम आपको कंटिन्यूसली गाइड करते चले जाएंगे कि आप अपने ऐसे के अंदर जो चीजें हैं वो यहीं से ले सकते हो। यहीं से सारी की सारी चीजें जो है वो चलेंगी। अच्छा, ऐसे के हवाले के से ना, ऐसे से हमारा एक सेशन है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि करंट अफेयर्स प्लस ऐसे के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स में वीक है, उसे नहीं पता चलता कि मुझे टॉपिक कहाँ से चूज करने हैं, मुझे लिखना क्या है इसके अंदर, जो है वो मटेरियल की बात कर रहा हूँ ना, करंट टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, तो वो सेशन को ज्वाइन कर सकता है। सो यहाँ पे मैं अपनी क्लास का आज का एंड करूंगा विद दिस नोट कि आप इन तमाम एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो काम करेंगे। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन योर ग्रुप। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अपना गवर्निंग द अनगवर्नेबल का चैप्टर नंबर जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ के आएंगे, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 11 गालिबन होगा हमारे पास, द मिलिट्री। खतरनाक चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। द मिलिट्री, पेज नंबर 240 है हमारे पास। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। असाइनमेंट्स आपके पास 2-3 असाइनमेंट्स हैं। इडियम्स को अपने वर्ड्स में यूज करोगे और आपने इनको जो है ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग यानी सिनोनिम लिख के इनको भी अपने जुमलों में यूज करना है। और नंबर 3 पे अपना चैप्टर रीड आउट करना है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल का। ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।